नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है भाई, जीके जीएस की हम आपके लिए रोजाना एक प्रैक्टिस सेट मतलब मॉडल पेपर दे रहे हैं आरपीएफ के लिए। किसके लिए? आरपीएफ के लिए। और ये आपकी साइंस की क्लास आज से शुरू हो गई है, जिसमें आपके ग्रुप डी को ग्रुप डी को एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। एनटीपीसी आपकी बात करें आरआरबी जेई के बारे में, आरआरबी जेई। और बात की जाए इसमें आपकी एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन। तो इन सब को इसमें आपका कवर कराया जा रहा है, जो कि आपकी साइंस की क्लास होने वाली है। किसकी साइंस की क्लास होने वाली है? ये साइंस की क्लास होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। चलेगा, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ कि साइंस का पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। इनमें से किसमें न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग है? देखो, गति का तीसरा नियम सबसे पहले नोट कर लेना। ये होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का। किसका? ये होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गति का तीसरा नियम किस पर आधारित है, तो क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, अच्छा, तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन आपका दिया गया है कि गोली दागने के बाद तोप को आगे की ओर धक्का मारना। दूसरा ऑप्शन है गोली दागने के बाद तोप द्वारा पीछे की ओर धक्का मारना, गोली दागने के बाद तोप को स्थिर रखना, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अगर बात करें हम न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गोली दागने के बाद जब आप किसी बंदूक से गोली दागते हो तो गोली आपके आगे निकलती है, लेकिन बंदूक का जो धक्का लगता है वो आपका पीछे लगता है। या फिर इसका दूसरा उदाहरण नोट कर लीजिएगा। जैसे दूसरा उदाहरण इसका क्या होता है गति का तीसरे नियम का? रॉकेट का लॉन्च होना। किसका? रॉकेट का लॉन्च होना, लॉन्च होना। तो ये भी आपका क्या है भैया? ये भी आपका गति का तीसरे नियम पर आधारित है। अब नोट कर लेना। अब बात की जाए कि भैया गति के तीन नियम थे, बिल्कुल थे। तो पहला नियम कौन सा है? पहला नियम होता है आपका जड़त्व का नियम। कौन सा है? जड़त्व का नियम कहते हैं इसे, जड़त्व का नियम कहते हैं। या फिर बात की जाए इसी को हम क्या कहते हैं? बल की परिभाषा कहा जाता है। बल की परिभाषा इसी को कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम दूसरे नियम के बारे में। ये दूसरा नियम कौन सा है? तो दूसरा नियम हो जाएगा आपका संवेग का नियम। कौन सा है भाई? संवेग का नियम हो जाएगा दूसरा नियम गति का। दूसरा संवेग का नियम होता है। जैसे बात की जाए संवेग का नियम, एक्सप्लेन कीजिए इसको। जैसे कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी आपका कैच लपकता है, क्या है? कैच पकड़ता है, खिलाड़ी कैच पकड़ता है। और कैच पकड़ने के बाद में भैया वो अपने हाथ किधर फेंकता है भैया? पीछे। क्या है? पीछे खींच लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका संवेग का दूसरा नियम है। और तीसरा नियम मैंने आपको बता दिया कि रॉकेट का लॉन्च होना, रॉकेट का लॉन्च होना, लॉन्च होना। तो देखो, इसमें आपका संवेग का नियम क्या कहता है? संवेग का नियम होता है आपका F बराबर एम ए। क्या है? F बराबर एम ए। यही इसी को कहते हैं हम बल का परिमाण कहा जाता है। बल का परिमाण कहा जाता है, इसी को कहते हैं बल का परिमाण। आपसे पूछ लिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्लियर है तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा। बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं कि आपका डाउट कभी भी भाई आपके क्या है कि माइंड में ना रहे कि सर हमने पढ़ी साइंस लेकिन हमारे समझ में नहीं आई। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपका वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? जो आपके वायुमंडल होते हैं, वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं वो किसके कारण तैरते हैं? उनका कम तापमान होना, उनका कम घनत्व होना, कम दाब का उत्पन्न होना, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनका कम घनत्व होना। और आपको ये ध्यान में रखना है कि वायुमंडल दाब मापी, वायुमंडलीय दाब मापी कौन है? दाब मापी कौन है इसका बताओ कि वायुमंडल हम किससे मापते हैं? तो भैया वायुमंडल मापते हैं हम बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दूसरा क्वेश्चन? चलो, इसी तरह आप क्वेश्चनों को समझते हुए चलना, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है समुद्र जल प्लवन करना आसान होता है क्योंकि? अब उसमें क्या होता है? समुद्र जल भारी और रहता है,
समुद्र जल हल्का होता है, समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? भाई आंसर तो आप ही को देने हैं, ठीक है, चाहे आप लेट दे लीजिएगा। सिलेक्शन लेना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको पता है कि इस टाइम पर आपकी जो भीड़ है ना, वो हद मतलब अत्यधिक है, सबसे ज्यादा भीड़ है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्र जल का घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ ली जाए कि तैरने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तैरने का सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो तैरने का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो ये आपका आर्किमिडीज पर है, ठीक है, आर्किमिडीज। कैसे सर, इसको समझाइएगा। जैसे बात की जाए आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा जो आपकी सुई होती है, सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन जो आपके बड़े बड़े जहाज होते हैं समुद्र में तैरते हैं, यही तो आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सामने ये रहा है, यदि 240 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 7 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होती है? सबसे पहले ये ध्यान से समझिएगा कि भैया शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? सर शक्ति का मात्रक हमारा वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ठीक है, और शक्ति बराबर क्या होता है आपसे पूछा जाए तो शक्ति बराबर को नोट कर लेना कि शक्ति बराबर हमारा कार्य बट्टे क्या हो जाएगा? कार्य बट्टे समय होगा, कार्य बट्टे समय होगा। अब बात की जाए कि शक्ति बराबर इनके मात्रक भी नोट कर लेना कि कार्य का मात्रक क्या होता है? भैया कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। तो आपकी जो यूनिट आएगी जूल प्रति सेकंड में आएगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ये तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जितना मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपको पता है कि शक्ति बराबर क्या होता है, मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया कि शक्ति बराबर, शक्ति बोलो या फिर आप इसे सामर्थ्य बोलो, सामर्थ्य। तो सामर्थ्य बराबर क्या होता है? कार्य बट्टे समय होता है, कार्य बट्टे समय होता है, मतलब लगाइएगा कि W/T होता है। अब आप ये समझिएगा कि भैया हमारे लिए W कितना दे रखा है, तो W हमारा कहाँ पर है? ये रहा हमारा कार्य 420 जूल, ठीक है। टी समय हमारे लिए कितना दे रखा है? सेकंड में 7 सेकंड दे रखा है, तो 7 सेकंड हमने यहाँ पर रख लिया। अब हमारे लिए जो सूत्र निकला था वो निकला था हमारा कि पावर शक्ति बराबर W/T, W मतलब कार्य बट्टे समय, तो यहाँ पर रख लीजिएगा। यहाँ पर रखेंगे तो W हमारा 420 है, और भैया टाइम हमारा 7 है, तो 7 × 42 कै बार आ गया? 6 बार, और 0 की 0 आ जाएगी। और मात्रक मैंने आपको बताया था जब शक्ति का मात्रक हो जाएगा तो शक्ति का मात्रक क्या निकाला था हमने? जूल प्रति सेकंड निकाला था, तो यहाँ पर रख दीजिएगा जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है भाई? ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? अगर आपको क्लियर हो गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह हम आपको प्यार से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। साइंस को आपको इस तरह बना देंगे कि जैसे आप एक हलवा खाते हो ना, हलवा की तरह। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन दोबारा से है, यदि किसी लेंस की क्षमता 2D है, डायोप्टर है, डी का मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है। यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, क्या हो जाएगा भैया? डायोप्टर, ठीक है। तो उसकी फोकस दूरी होती है आपकी F। तो फोकस दूरी के बारे में बताइए कि फोकस दूरी कितनी होगी? तो आपको पता है फोकस दूरी उसकी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी -0.5 मीटर होती है। देखो अब नोट कर लेना, जैसे लेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जाए। लेंस हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? भैया जी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के भैया कौन कौन से होते हैं? तो देखो नोट कर लेना। पहले लेंस के बारे में बात करेंगे तो पहला लेंस होता है आपका अभिसारी। कौन सा लेंस होता है पहला? हमारा अभिसारी लेंस होता है। और अभिसारी लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये क्या करता है उत्तल लेंस? उत्तल लेंस प्रकाश को एकत्रित करता है। किस करता है? प्रकाश को पूरे इकट्ठा करता है। प्रकाश को क्या करता है? ये आपका एकत्रित करता है,
एकत्रित करने का काम करता है। अगर बात की जाए उत्तल लेंस के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, नोट करना, ध्यान से नोट करना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप उत्तल लेंस की तरफ चलोगे तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में, कि उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक, क्या हो जाएगा भैया, वास्तविक और आपका अभिसारी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये कौन सा बनाता है, तो ये बनाता है आपका उत्तल लेंस बनाता है, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरा लेंस हमारा कौन सा आएगा, तो दूसरा लेंस आता है हमारा अपसारी, क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस आता है। और अपसारी लेंस में कौन सा आएगा, तो नोट कर लेना, अपसारी लेंस में हमारा आता है, वो आता है आपका अवतल लेंस आता है। कौन सा आ जाएगा, अवतल लेंस आएगा। और अवतल लेंस में नोट कर लेना, जो आपका अवतल लेंस है ये हमेशा क्या बनेगा भैया, हमेशा आभासी और बात हम हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये कौन सा लेंस होता है, तो ये आपका अवतल लेंस होता है। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे बात कर रहे हैं भैया किसके बारे में, कि भैया फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो फोकस दूरी बराबर होता है, ये भी नोट करना कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर होता है आपका 100/p, क्या हो जाएगा 100/p। तो यहाँ पर नोट कर लेना, हमसे दिया गया है कि 100/, अब p हमारा कितना है, -2d, ठीक है, 2d दिया गया है, सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना निकलेगा, तो -50 सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो भैया कितने का भाग जाएगा, 100 का भाग जाएगा। बट्टे में यहाँ पर अगर आप 100 रखेंगे तो 0 से 0, अब 0.5 आपका कितना आ जाएगा, तो भैया मीटर में आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सी में दिया गया है। जितना मैंने आपको बताया इतना क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। क्वेश्चन हमारा अगला है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, तो वो होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब नियम पर निर्भर करेगा, जो हमारा एक नियम है। अब नियम क्या कहता है, इसको नोट कर लेना। नियम कहता है दाब नियत हो, क्या हो, दाब नियत हो तो आयतन, नियत हो तो आयतन ताप के कैसा होगा भैया, समानुपाती होता है, समानुपाती, ठीक है, समानुपाती होता है। अब इसे सरल भाषा में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर नोट कर लेना, वो लिखते हैं V∝T, ठीक है, तो ये होता है हमारा, तो इसको आप नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा, 0 डिग्री के बारे में ध्यान रखना, ये तो भैया आपका हिमांक होता है। 0 डिग्री हिमांक पर आपकी जो बर्फ जमती है ना, ये बर्फ जमती है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है वॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका जो वॉल पेन है ना, वॉल पेन आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, श्यानता, गुरुत्वाकर्षण, केशिकत्व एवं पृष्ठ तनाव, और आपका ऑप्शन नंबर डी वॉल पेन। देखो, अगर श्यानता की तरफ जो आंसर दें तो आप नोट कर लेना, श्यानता को तो आपका भैया दृढ़ क्या है, द्रव का घर्षण होता है। किसका होता है, तो द्रव का क्या हो जाएगा, द्रव का घर्षण होता है, घर्षण होता है आपका श्यानता। जैसे रिफिल में स्याही के बारे में बात करेंगे, केशिकत्व एवं पृष्ठ तनाव को नोट कर लेना। केशिकत्व, पृष्ठ तनाव पाया जाता है आपका वर्षा की जो बूंदें गोल होती हैं, वर्षा की कैसी बूंदें, वर्षा की बूंदें गोल होना ये किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। और इस क्वेश्चन और बात की जाए भैया केशिकत्व के बारे में, तो केशिकत्व क्या होता है, तो केशिकत्व होता है आपका जो रेफल की स्याही का ऊपर उठना। किसका, रेफल की स्याही का ऊपर उठना। जैसे आपने कोई मतलब पेन आपके अपने जेब में रख रखा है और उसका क्या है, जैसे आपकी रेफिल की जो स्याही है वो ऊपर निकल आती है। या फिर आप एक एग्जांपल और समझिएगा केशिकत्व के बारे में, कि जैसे बात की जाए कि भैया दिए से तेल ऊपर चढ़ना, दिए से तेल का ऊपर चढ़ना,
तो ये आपका किसका उदाहरण है, ये भी आपका केशकत्व का उदाहरण है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है ये नियम दिया किसने था, तो भैया न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने। और न्यूटन का मात्रक इकाई क्या होती है, तो न्यूटन की मात्रक इकाई के बारे में नोट कर लेना। जैसे बल होता है ना, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और बल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे पता है जब आप आंसर लगाओगे तो श्यानता लगाओगे। हमसे पूछा गया वॉल पेन का सिद्धांत के बारे में पूछा गया है कि सिद्धांत का कार्य करता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण पर कार्य करता है। क्लियर है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फेरेड बराबर किसके होता है, एक फेरेड किसके बराबर होता है, तो ये नोट कर लेना, एक कूलम बटे एक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब क्या होता है फेरेड, देखो सी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है। यही तो होता है, यही तो होता है। और फेरेड बराबर क्या हो जाएगा, फेरेड बराबर हो जाएगा आपका कि भैया कूलम बट्टे क्या, कूलम बट्टे वोल्ट होगा, वोल्ट। देखो अब नोट कर लेना, जैसे कूलम किसका मात्रक है, अब वैसे बात की जाए कि फेरेड बराबर कूलम होता है आपका आवेश का, किसका, आवेश। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट होता है आपका, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका विभवांतर का, विभवांतर। तो फेरेड बराबर आवेश बट्टे विभवांतर होता है। ठीक है, अच्छा जैसे इसमें आपको एक एग्जांपल समझना है कि भाई ये किसमें, ये फेरेड किसमें होता है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लेना, जैसे पंखे के पीछे लगा एक कंडेंसर होता है ना, इंडक्टर होता है, वही इसका उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ए ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है इतना, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गेंद को निर्यात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखो ये आपका न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल से आपको पता है ये क्वेश्चन आपका सीधा का सीधा पूछा जाएगा। देखो अगर इसमें हमें जी का मान पता पड़ जाए, आपको पता है कि जी बराबर आप रख लीजिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख लीजिएगा, या फिर आप इसे सरल करने के लिए जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख लीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक, तो हमें क्या रखना है, तो हमें रखना है 9.8 रखकर देख लेते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन पॉइंटों में दिए गए हैं तो इसका आंसर भी पॉइंट में आना चाहिए। तो हमें पता है कि समय बराबर कि टी बराबर क्या निकालोगे, टी बराबर यू अपॉन जी निकालोगे। क्या निकालोगे, यू अपॉन जी। देखो यहाँ पर नोट कर लेना कि हमारे लिए यू हमारे लिए कितना दे रखा है, यू क्या है, तो गेंद को निर्यात में, गेंद का निर्यात में चाल से फेंका जाता है, तो यू बराबर हमारा निकल कर आया 49 निकल कर आता है मीटर प्रति सेकंड है। और जी के बारे में बात करें तो जी हमारे लिए दे रखा है यहाँ पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पर रख दीजिएगा कि टी बराबर हमारे लिए समय पूछा गया है, तो यू हमारे लिए दिया गया है कितना, तो दिया गया है 49 दिया गया है, और बट्टे में कितना आ जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, u बराबर हमारे लिए कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, और बट्टे में g हमारे लिए कितना दे रखा है, तो 9.8। अगर आप या पॉइंट को उठाओगे नीचे 10 आ जाएगा, तो ऊपर लेकर जाओगे आप इसे आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4900, और 4900 बट्टे 9800 हो जाएगा। अब इसको कैसे कट करेंगे भाई, ये देख लो, देखो इसको काटेंगे, अच्छा एक जीरो आएगी, दो नहीं आएगी क्योंकि आपका पॉइंट एक है ना, हाँ तो एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब आपका बिल्कुल सही है। अब इसको आप जैसे ही आप काटोगे तो कितनी बार काटेगा, 98 पंजे 490 होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 5 सेकंड निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आएगा, 5 सेकंड। देखो ये होता है आपका मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर से एक मीटर कट गया, एक सेकंड से एक सेकंड कट गया, तो 5 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट आपके जो आपके यूनिट होती है ना, इकाई होती है, उसमें धोखा खा जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। ये क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है। जो बल की प्रकृति बताता है वो कौन बताता है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं बल की प्रकृति कौन बताता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम, और इसी को हम जो आपकी बल की परिभाषा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, बल की परिभाषा, बल की
परिभाषा भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। अच्छा, दूसरे के बारे में बात करें कि भाई न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, ये आपका संवेग का नियम है। किसका है? संवेग का नियम, संवेग का नियम हो जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे न्यूटन का तीसरा नियम, ये भैया आपका क्रिया प्रतिक्रिया है। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आपको पता है कि रॉकेट का लॉन्च होना या फिर बात की जाए बंदूक से गोली का दागना और बंदूक का पीछे धक्का मारना, ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा नियम कहता है जैसे कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी कैच पकड़ता है और कैच पकड़ने के लिए हाथों को पीछे खींचता है, यह आपका दूसरा नियम होता है। और पहला नियम कहता है जैसे आपके पेड़ को हिलाने से फलों का नीचे गिरना या रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर उसमें यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह आपका न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल हम आपके लिए दोबारा उसे एक्सप्लेन करा कर लाएंगे। क्वेश्चन आपका अगला है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो जब आप कोई पीछे देख रहे हो तो उसको भैया करने के लिए वो किया जाता है, आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण को। जैसे बात की जाए, आप कोई बाइक चलाते हो या फिर आप एक्टिवा चलाते हो या फिर कोई गाड़ी चलाती हो और पीछे देखने के लिए, आपकी साइड देखने के लिए पीछे कौन सा वाहन आ रहा है, उसमें प्रयोग करने वाला जो लेंस होता है वो आपका अवतल लेंस, ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अच्छा, अवतल लेंस के बारे में नोट कर लेना। अवतल लेंस किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे सर्च लाइट के लिए। किसके लिए? सर्च लाइट। सर्च लाइट के लिए नाई की दुकान, क्या है? नाई की दुकान, अपना मुंह देखने के लिए, फेस देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए। गाड़ी की हेडलाइट में क्या है? गाड़ी की हेडलाइट, हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। और नोट कर लेना अवतल लेंस का जो आपका टॉर्च होती है, क्या है? टॉर्च में उपयोग किया जाता है, टॉर्च में उपयोग किया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो इतना क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है आपका कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? अब कलर के बारे में बात हो गई तो आपको पता है कि इसमें जो आपके कलर होते हैं वो आपके 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 कलर होते हैं। अब 7 कलर कौन किस भाई को पता है कि 7 कलर कौन कौन से होते हैं? देखो, इसकी ट्रिक होती है VI, क्या हो जाएगी? VI BG, क्या है? BGYOR होती है, क्योंकि ये आपके 7 हो गई। देखो, अब बात करेंगे इसमें कि बैंगनी, बैंगनी हो जाएगा आपका लाल में। देखो, बैंगनी के बारे में नोट कर लेना। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? तो लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और ये आपकी सबसे क्या हो जाएगी? सबसे अधिक हो जाएगी। इतना बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसकी सबसे लैम्डा की सबसे अधिक होती है। और लाल के बारे में बात करेंगे तो सबसे कम होती है, इसकी सबसे कम होती है। तो इसको भैया क्या है? इसकी सबसे कम होती है। देखो, अगर ज्यादा के बारे में बात करें, अच्छा, एक मिनट रुकिए, इसकी सबसे कम होती है और लाल की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। इसके बारे में बात करेंगे, जैसे बात की जाए इसको, जैसे बैनी आह पीनाला भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बैनी आह पीनाला। सर इसका मतलब क्या होता है? भैया मतलब भी समझ लीजिएगा। वैसे बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, वी से आपका, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से आपका कौन सा हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा। तो ये 7 रंग होते हैं। जैसे इंद्रधनुष के बारे में बात करें, इंद्रधनुष, अब इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं भैया? 7 कलर तो होते हैं, यही तो होते हैं आपके 7 कलर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, जैसे रेड लाइट का प्रयोग इसलिए तो किया जाता है, जैसे आपके रेलगाड़ी, क्या है? रेलगाड़ी, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, बहुत दूर से ज़्यादा, मतलब दूर से ये चमकता है, तो इसलिए आपका जो ट्रेनों के लिए तो रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन की जब आंसर के बारे में बात की जाए ना, तो ऑप्शन नंबर डी पर ताला लगा दीजिएगा, अपसारी दर्पण होता है। अपसारी दर्पण, या फिर आप बात करेंगे इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, ठीक है। अपसारी दर्पण या उत्तल दर्पण, ये आपके दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। चलो,
अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अगर आपने न्यूमेरिकल गलत कर दिया, नोट समझ लेना, नंबर समझ लेना भाई, अगर आपने न्यूमेरिकल गलत कर दिया तो ये समझ लेना कि भाई आपका पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको अच्छी तरह से उस पर ध्यान देना है कि हमें भाई ये करना कैसे है, हमें ये करना कैसे। तो न्यूमेरिकल को हम बाद में करा देंगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो भाई देखो, इसमें इसको समझ लीजिएगा। ये आप बहुत बच्चे होते हैं कि जैसे भाई सर ये हमें करा दीजिएगा, तो लीजिए करिएगा भाई। एक लिफ्ट का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। यदि वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रहा है तो उसमें रखे 100 किलोग्राम के भार का पिंड क्या होगा जब जी बराबर आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। आपको पता है कि जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो उसका मान आपका क्या होता है, तो वो आपका भारहीनता होता है। क्या होता है? और भारहीनता होता है। जब वो भारहीनता हो जाता है तो उसका भार कितना होगा, तो भार तो भैया उसका शून्य होगा, भार भी तो उसका शून्य होगा। तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस के ताप के वेग से 2 गुना हो जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 819 डिग्री सेल्सियस। देखो कैसे, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक ताप तो कितना होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक ताप आपका 332 क्या 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर भैया इसको बढ़ाने पर, अगर इसको बढ़ा दिया गया, इसको कर दिया गया किस तरह भैया 819 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया और ये ताप पर है, क्या है, ताप पर बढ़ाया है, तो ये हो जाएगा आपका 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखो ये तो आपका दुगना हो जाएगा ना, ये तो दुगना हो जाएगा, यही तो हमसे पूछा गया है, जो दुगना, यही तो दुगना हो रहा है। ये लीजिए, ये हो गया हमारा दुगना, तो दुगना करेंगे तो 819 सेल्सियस हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है इतना? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ताप बढ़ाने पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। जब आप ताप बढ़ा रहे हैं तो किसी का अर्धचालक प्रतिरोध कैसा होगा, तो वो हो जाएगा आपका कम। देखो कैसे, अगर आप अर्धचालक प्रतिरोध का होगा तो मगर चालकता बढ़ जाएगी। अर्धचालक प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है, तो अर्धचालकता चालकता बढ़ जाती है। जब चालकता कम होती है तो अर्धचालकता बढ़ जाती है। तो ये आपका अपोजिट होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक तो जरूर करना आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है, वो सूर्य की किरणों को एक स्थान पर कौन केंद्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण करता है। अगर दर्पण ना दे रखा हो तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस जो आपका प्रकाश को, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कि प्रकाश को क्या करता है, तो प्रकाश को एकत्रित करता है। क्या करता है? एकत्रित करता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है। दो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ससंजक बल। क्या कहलाता है? ससंजक बल। देखो समझो, ये आपके बल दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर बल हैं, बल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया बल होते हैं हमारे दो प्रकार के। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, देखो पहला होता है आपका ससंजक। कौन सा हो जाएगा? ससंजक। पहला आपका ससंजक बल होता है। अच्छा भैया, और दूसरे के बारे में बात करेंगे भैया, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका आसंजक। आसंजक, अब इसके बारे में क्लियर तरीके से बताइएगा ये क्या क्या कार्य करते हैं, तो नोट कर लेना भैया, बिल्कुल बताएंगे। देखो ससंजक बल आपका हमेशा समान अणुओं में लगता है। किसमें? समान अणुओं में, समान अणुओं में लगता है, अणुओं में लगता है। और आसंजक बल के बारे में बात आ जाए आपकी, तो ये आपका असमान अणुओं में लगता है, असमान अणुओं में लगता है, अणुओं में लगता है।
तो इनके अलग अलग भी कार्य होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमसे यही पूछा गया है कि दो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आपका बल क्या कहलाता है, मध्य। एक ही पदार्थ के, अब एक ही पदार्थ के हैं तो समान हो रहे हैं, तो समान हो जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ससंजक हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आसंजक आपका इसलिए नहीं होगा कि ये आपको तो आपका भिन्न भिन्न में लगता है, असमान में लगता है। कैसा लगता है? असमान में लगता है। मुझे पूरी आशा है जो मैं आपके साइंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके सीधे के सीधे दिमाग में छप रहे होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र मापने का मात्रक क्या होता है। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को मापने का मात्रक क्या होता है। देखो, अब बात की जाए चुंबकीय क्षेत्र को किस किस से मापा जाता है, तो पहला नंबर आपका हो जाएगा टेस्ला, भैया टेस्ला से मापते हैं, बिल्कुल भैया। दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? तो दूसरा हो जाएगा आपका न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा, इंटू मीटर, इससे भी मापा जाता है। बहुत बढ़िया। और भैया तीसरा होता है आपका गॉस, क्या हो जाएगा? गॉस मीटर होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर हमारे ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए गॉस मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया हो तो हम बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लेक्लांसियस सेल में एनोड का कार्य क्या करता है, कार्य क्या करती है? तो वे वो कार्य करती है, कार्बन की छड़ होती है। क्या होती है? कार्बन की छड़ होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मोह किसका मात्रक होता है? विद्युत। देखो, चालकता, धारा, प्रतिरोध या फिर आपका प्रतिरोधकता। अगर मैं धारा की तरफ चलता हूं तो विद्युत धारा आपकी एम्पियर का मात्रक होता है। किसका होता है? ये तो भैया आपका एम्पियर का मात्रक होता है, ठीक है। अगर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता किसका मात्रक होता है? तो ये होता है आपका ओम मीटर का। किसका होता है भैया जी? ओम मीटर का ये मात्रक होता है। अगर मैं बात करूं प्रतिरोध की तरफ, तो प्रतिरोध किसका मात्रक होता है? इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालकता इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चालकता, देखो अब चालकता को समझना। चालकता जैसे बात की जाएगी भैया, चालकता इससे ही तो नापते हैं। चालकता बराबर होता है 1/r, 1/r। और इसे प्रति ओम भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रति ओम भी बोला जाता है, प्रति ओम भी बोला जाता है। बहुत स्टूडेंटों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने प्रति ओम नहीं बताया, तो इसे प्रति ओम, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम मोह कहते हैं। क्या कहते हैं? मोह, MHO, मोह कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, साइंस से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। आरपीएफ या फिर आपका रेलवे का कोई भी आप एग्जांपल लेकर देख लीजिएगा। आरपीएफ में या फिर आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, साइंस भर भर कर पूछता है। हमारा क्वेश्चन अगला है कि सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कौन करता है। तो मैं आपको बार बार बताता हुआ चल रहा हूं, अवतल दर्पण हो जाएगा, या फिर बात करेंगे उत्तल लेंस की तरफ। किसकी तरफ? उत्तल लेंस की तरफ। उत्तल लेंस आपके जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है भैया? इधर से चारों तरफ से आपका सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो इसको एक केंद्रित करता है एक जगह पर, तो वो आपका उत्तल दर्पण करता है, उत्तल लेंस करता है, सॉरी उत्तल लेंस करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन सा है? विद्युत का कुचालक, तो विद्युत का कुचालक होता है आपका शुद्ध पानी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्धि बढ़ाई जाए तो चालकता बढ़ जाएगी, नोट कर लेना। अगर हम अशुद्धि बढ़ाते हैं, क्या है? अगर हम अशुद्धि को बढ़ाते हैं तो इसमें भैया जो आपकी चालकता है ना, चालकता, तो चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। जैसे आप बोलते हो ना, जैसे पानी, पानी में आप जैसे अर्थिंग लेते हो ना, और पानी में क्या डालते हो? आप नमक डालते हो। क्या डालते हो? नमक डालते हो, तो ये आपका क्या होगा? अशुद्ध हो गया। अब पानी में जब आपने नमक डाला तो आपके वोल्टेज होते हैं ना, क्या होते हैं? वोल्टेज, वोल्टेज आपके क्या होते हैं? तो बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। अर्थिंग में जैसे आपने अर्थिंग का तार आपने गाँव में ग्रामीण में लगाया हो, तो और लाइट कम आती है तो अर्थिंग का तार डाल देते हो आप, और उसमें पानी डालते हो, नमक डालते हो, उससे क्या है? थोड़ी अर्थिंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही कार्य है उसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि कार बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? जो आपकी कार की जो बैटरी होती है ना, उसमें अम्ल, एसिड के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? कि भैया एसिड कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो वो एसिड कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा आपका H2SO4। कौन सा होता है? H2SO4। H2SO4 को क्या कहते हैं भैया? अम्लों का राजा कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसको बैटरी एसिड भी कहते हैं। और क्या क्या कहा जाता है? देखो, इसको बैटरी एसिड कहा जाता है, बैटरी
एसिड, बैटरी एसिड मतलब बैटरी अम्ल कहा जाता है। और बात करेंगे इसमें, इसको नोट कर लेना, इसको विट्रियल का तेल कहते हैं, ठीक है, विट्रियल, विट्रियल का तेल, विट्रियल का तेल भी इसे कहा जाता है। तो इतना क्लियर हो गया। अच्छा, और बात की जाए, हम बात करें एच सी एल के बारे में, तो एच सी एल क्या होता है, तो म्यूरिक, क्या है हो जाएगा, म्यूरेटिक, म्यूरेटिक क्या हो जाएगा भाई, म्यूरेटिक, नोट कर लेना एक बार, 1 मिनट रुकिएगा, म्यूरेटिक, ठीक है भैया, म्यूरेटिक अम्ल होता है, म्यूरेटिक अम्ल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें, जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे भैया NH4 क्या है आपका, NH4Cl है, ये क्या है, तो ये आपका नौसादर होता है, ये क्या होता है, ये आपका नौसादर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, जब आपका HCl अनुपात आपका HNO3, क्या HNO3 के साथ में क्या किया जाता है भैया, इनके साथ में क्या किया जाता है, विलयन बनाता है, इनके साथ में विलयन बनाता है, तो कौन होता है, वो अम्ल राजा होता है। कौन होता है, अम्ल राज कहते हैं उसको, अम्ल राज कहते हैं, वो मैंने आपको क्लियर करार दिया है ऊपर, ठीक है। और इनका अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। अब इनमें से बताइएगा कि इनमें से कौन सा गलत है, तो इनमें से गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ अर्ग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अश्वशक्ति बारे में बात करेंगे, जैसे एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, और 1 जूल बराबर होता है आपका 10⁵7 अर्ग होता है, और 1 न्यूटन बराबर होता है हमारा 10⁵5 डायन होता है। लेकिन इस जगह पर हमारा अर्ग दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह बनता है कि निम्न में से किसका मात्रक नहीं है, निम्न में से किसका मात्रक नहीं है, तो वो आपका विकृति का मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, अगर बात की जाए मात्रक किस किस का नहीं होता है, तो यहाँ पर नोट कर लेना कि भैया मात्रक आपके किस किस के नहीं होते, मात्रक नहीं होते, नहीं होते। अब नोट कर लेना, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन बनेगा, इसमें पहला आपका अगर नाम आएगा तो वो हो जाएगा आपका विकृति आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, जिसे हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगला आपका आएगा आपका रेखीय, कौन सा आ जाएगा भैया, रेखीय आवर्धन हो जाएगा, रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। और लास्ट रह जाता है आपका कौन, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व। तो इन सभी में से किसी का भी कोई मात्रक नहीं होता है, ये आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो, अगर बात की जाए प्रतिबल, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है भैया, प्रतिबल क्या होता है, तो बल बट्टे, क्या हो जाएगा, बल बट्टे आयतन होगा, बल बट्टे आयतन। अब बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक भैया न्यूटन होता है, और आयतन का मात्रक होता है आपका मीटर-2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, प्रतिबल का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अच्छा, पृष्ठ तनाव, आपके जो बारिश की जो बूंदे आपका गोल होना, वो पृष्ठ तनाव होता है। श्यानता होती है आपकी, जैसे दीपक से तेल का ऊपर चढ़ना, जैसे बात की जाए तो वो आपका श्यानता होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हम इसमें आपके 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कण आर त्रिज्या के वृत्त पर गति कर रहा है और आधा चक्कर पूरा हो जाने के बाद हमें विस्थापन क्या होगा। देखो, अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो 2r होगा। क्या होगा, 2r। जैसे आपका एक कण है, ये हो गया आपका, उस पर भैया क्या है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है, ठीक है, ये गति कर रहा है। गति करने में आपका क्या हो जाएगा भैया, 2r ही तो हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि किस लवण का जल अपघटन होता है, किस लवण का जल है वो आपका अपघटन होता है, आपका NaCl का होता है। और ये क्या होता है भैया, ये आपका नमक होता है। क्या होता है, आपका नमक होता है। NaCl का सूत्र क्या होता है, तो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन और आपके 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का परमाणु की द्रव्यमान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। सबसे पहले नोट कर लेना कि भैया परमाणु क्या है, परमाणिक आपका द्रव्यमान क्या होता है, परमाणिक द्रव्यमान आपका क्या होता है। तो परमाणिक द्रव्यमान होता है आपका क्या, न्यूट्रॉन प्लस बराबर, न्यूट्रॉन प्लस आपका प्रोटॉन होता है।
तो न्यूट्रॉन हमारे लिए कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और प्रोटॉन हमारे लिए कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो टोटल मिला दीजिएगा इनको, कितना हो गया, तो 22 हो गया। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा लप्पू सा क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह हम आपके लिए रोजाना मॉडल पेपर देते रहेंगे। जीके जीएस का आपका मॉडल पेपर 10 बजे चालू होती है क्लास, और आपकी साइंस की क्लास आपकी 12 बजे चालू हो जाती है। तो इसी तरह प्यार बरसाते रहिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। कल आपको इसी तरह आपको वीडियो मिलने वाली है। तब तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल पर नए हो जो भी हमारी बहनें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।